अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क परमिट रिसीवर के बारे में। वर्क परमिट रिसीवर एक बहुत अच्छा कोर्स है और इसको करने के बाद बहुत ही अच्छा यानी अमाउंट अर्न किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरामको में वर्क परमिट रिसीवर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वर्क परमिट रिसीवर का कोर्स कंप्लीट करने के लिए सऊदी अरामको ने थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम भी कंपलसरी कर दिया है। यानी कि पहले आपको थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और फिर उसके बाद में आप एलिजिबल होंगे सऊदी अरामको का एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों, मैं वर्क परमिट रिसीवर का कोर्स करने के लिए थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए और कैसे हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने चाहा कि अपने दोस्तों और इसी तरह से साथियों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर किया जाए, जिसके थ्रू हम वर्क परमिट रिसीवर का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। थर्ड पार्टी का एग्ज़ाम, थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी होती है जो रिकॉग्नाइज्ड होती है सऊदी अरामको से ये कोर्स करवाने के लिए और इसी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका कोर्स जो करवाती है वो ताबा सेंटर में मौजूद है, ह्यूमन एसेट्स के नाम से जानी जाती है और वो ये कोर्स करवाती है। तो मेरे भाइयों, इस कोर्स में हम 3 चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे वर्क परमिट रिसीवर के बारे में। इसमें 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं। पहली किताब जो है वो है वर्क परमिट हैज़र्ड रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल्स और दूसरी किताब जो पढ़ाई जाती है वो है कन्फाइड इन स्पेस एंट्री और तीसरी किताब जो पढ़ाई जाती है लोटो है, लॉक आउट टैग आउट। तो 3 किताबें हमें इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं वो हमें इसी पहली बुक से आते हैं, यानी वर्क परमिट हैज़र्ड रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल्स। नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस जो है इसी बुक से आते हैं और 5 क्वेश्चंस कन्फाइड स्पेस एंट्री पर से आते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है वो लोटो से आते हैं। तो इसलिए हम इस बुक पर ज़्यादा फोकस करेंगे और इस बुक को यानी पढ़ाएंगे और इसी बुक पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप लोग भी जब इस बुक की ट्रेनिंग लें वर्क परमिट रिसीवर की, तो इसी बुक पर ज़्यादा फोकस करें। और तो आइए अब हम चलते हैं इस कोर्स की तरफ और इस बुक की तरफ पढ़ते हैं। तो आइए हम चलते हैं इस बुक की तरफ। तो भाइयों और दोस्तों, इसमें जो है यानी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस हैज़र्ड एंड कंडीशंस दैट कैन लीड टू एन इंसिडेंट। सेकंड पार्ट है लिस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल हैज़र्ड्स। द थर्ड पार्ट है लिस्ट कॉमन सऊदी अरामको वर्क प्लेस हैज़र्ड एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स। प्यारे भाइयों, तो इसके बारे में आइए हम पढ़ेंगे। पहले आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस यानी उन प्रैक्टिसेस और इसी तरह से हैज़र्ड को और इसी तरह से उन कंडीशंस को पहचानना जो हमें इंसिडेंट की तरफ ले जाते हैं। यानी आइडेंटिफाई करना होगा वो प्रैक्टिसेस, हैज़र्ड, कंडीशंस और इंसिडेंट्स जो हमें इंसिडेंट की तरफ ले जाते हैं। तो वर्क परमिट हैज़र्ड रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल जो है इसका जीआई जो है यानी जनरल इंस्ट्रक्शन वो 2.100 है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द जीआई ऑफ वर्क परमिट हैज़र्ड रिकॉग्निशन एंड कंट्रोल, तो आप आंसर लिखेंगे 2.100। दिस इज़ द जीआई यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस 2100 फॉर वर्क परमिट रिसीवर फॉर हैज़र्ड कंट्रोल एंड रिकॉग्निशन के लिए है। तो आइए हम अब बातें करते हैं आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस हैज़र्ड एंड कंडीशंस दैट कैन लीड टू एन इंसिडेंट। व्हाट इज़ द, इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या चीज़ है? तो एनीथिंग दैट मे आर कैन कॉज हार्म टू पीपल, द इन्वायरमेंट, एसेट्स एंड बिजनेस। हैज़र्ड कोई भी चीज़ जो आपको और इसी तरह से आपके दौलत को और इसी तरह से आपके माल को और इसी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसे हैज़र्ड कहा जाता है। व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी का क्या मतलब है? सेफ्टी फ्रीडम फ्रॉम रिस्क आर हार्म आर लॉस आर इंजरी, यानी रिस्क ख़तरे से और इसी तरह से हार्म नुकसानदेह चीज़ से और इसी तरह से लॉस आर इंजरी से आज़ादी, इसको सेफ्टी कहते हैं। When we ask is it safe, जब हमसे पूछा जाता है कि ये सेफ़ है, we are really asking what is the risk of me getting hurt or suffering a financial loss,
जब हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है क्या ये रियली सेफ़ है, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग, वहाँ पर कोई चीज़ छुपा हुआ है जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है। सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि वी नो देयर इज़ अ नोन एंड एक्सेप्ट, कि नो रिस्क, कोई आज़ादी नहीं, कोई रिस्क नहीं है। सेफ्टी का मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई रिस्क है। सम जॉब्स विल ऑलवेज हैव वन आर मोर हैज़ार्डस, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर हैज़ार्डस होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हैज़ार्डस होते हैं दैन, और उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है या उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फ्लाइंग एन एयरप्लेन विल ऑलवेज हैव अ लेवल ऑफ डेंजर, मिसाल के तौर पर जैसे एयरप्लेन का उड़ाना, उसमें हमेशा एक खतरा रहता है। एंड एट ऑल एक्सेप्ट टू फ्लाई एंड एक्सेप्ट द रिस्क, फिर भी लेकिन हम उसको उड़ाते हैं और इसी तरह से उसको चलाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वहाँ पर ख़तरा है और उसको रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सऊदी अरामको ने सेफ्टी प्रोग्राम और प्रोसेसेस बना रखा है जिसके थ्रू हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसी तरह से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सऊदी अरामको ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स बना रखा है जिसके थ्रू हम हैज़र्ड को ख़त्म कर सकते हैं या इसी तरह से उसको अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं उसको। मेन कॉजेज़ ऑफ इंसिडेंट के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? तो मेन कॉजेज़ ऑफ इंसिडेंट दो चीज़ें हैं, एक तो है अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ एक्ट किसे कहते हैं? अनसेफ एक्ट, पीपल चूज टू डू समथिंग अनसेफ आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स, यानी आदमी या आप कोई चीज़ करना चाहें जो कि अनसेफ ना हो और अनसेफ हो और इसी तरह से नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स, यानी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो सऊदी अरामको ने बनाया है उसको ना फॉलो करना। अनसेफ कंडीशंस, इक्विपमेंट इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड, मिसिंग सेफ्टी डिवाइसेस। अनसेफ कंडीशन कहते हैं कि इक्विपमेंट अच्छी तरह से मेंटेन्ड ना हो या उसका सेफ्टी गार्ड जो है वो मिसिंग हो। तो सवाल ये बनता है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एन इंसिडेंट के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? तो मेन कॉजेज़ दो वजह हैं। एक फर्स्ट रीज़न क्या है? अनसेफ एक्ट है। द सेकंड रीज़न क्या है? अनसेफ कंडीशंस है। तो ये दो। अब आगे बताया जा रहा है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या चीज़ है। तो अनसेफ एक्ट्स कहते हैं कि ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन, यानी कोई भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, चलाना बिना किसी ट्रेनिंग के और सर्टिफिकेशन के। और दूसरा एग्जांपल है रिमूविंग और डिसेबलिंग सेफ्टी डिवाइसेस, गार्ड्स, गार्ड रेल, फेल सेफ स्विच, यानी सेफ्टी डिवाइसेस को डिसेबल करना, उसको अलग करना बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सेफ्टी के। और तीसरा एग्जांपल है यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट का, जो ख़राब इक्विपमेंट है आप उसका इस्तेमाल करना। टेकिंग शॉर्टकट एंड नॉट फॉलोइंग चेकलिस्ट, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, यानी शॉर्टकट लेना, कोई भी काम करने के लिए आप शॉर्टकट अपनाएं, यानी जो प्रोसीजर है उसको ना अपनाएं और शॉर्टकट अपना के उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। फेलर टू सिक्योर लोटो फॉल प्रोटेक्शन, यानी लोटो या फॉल प्रोटेक्शन को सिक्योर करने में फेल हो जाना, यानी जब किसी भी मशीन को बंद करना हो तो उसके लिए लोटो अप्लाई किया जाता है। आगे उसके बारे में लोटो की जब बुक आएगी तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, यूज़ अ रेंच नॉक ओपन अ वाल्व, या इक्विपमेंट का इम्प्रॉपर यूज़ करना यानी गैर मुनासिब यूज़ करना। जैसे कि आप रेंच को क्या करें, रेंच को नॉक करें वाल्व को ओपन करने के लिए, यानी रेंच से आप नॉक करके किसी वाल्व को ओपन करें। अनसेफ कंडीशंस के एग्जांपल क्या हैं? इनएडिक्वेट गार्ड्स आर मिसिंग सेफ्टी डिवाइसेस, यानी गैर मुनासिब गार्ड्स लगे हुए हों या सेफ्टी डिवाइसेस जो हो मिसिंग हो, यानी इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है कि स्काफोल्डिंग जो है इनकम्प्लीट हो, यानी उसमें जैसे कुछ चीज़ें मिसिंग हो, गार्ड रेल्स मिसिंग हो या इसी तरह से मिड रेल मिसिंग हो। दूसरा एग्जांपल है अनसेफ वॉकवेज एंड वर्किंग सरफेसेस, वेट सरफेस,
अनसेफ वॉकवेज का मतलब है कि वॉकवेज सेफ़ नहीं हो, एंड वर्किंग सरफेसेज, और वर्किंग सरफेसेज जो हों वो सेफ़ नहीं हो, जैसे वेट सरफेस, भीगा हुआ सरफेस, पुअर हाउसकीपिंग जो है अच्छी तरह से नहीं है, वहाँ पर रोड़ा पड़ा हुआ है या और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, यानी क्लीन ना हो। डैमेज्ड, डिफेक्टिव, इनकरेक्ट इक्विपमेंट, डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल कोड्स नॉट रिप्लेस्ड, या इसी तरह से डैमेज हो इक्विपमेंट या डिफेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए। एक्सट्रीम वेदर, या वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा रेन हो रही हो या बहुत तेज़ हवा चल रही हो या डस्ट हो, स्टॉर्म हो, तो ये अनसेफ कंडीशंस हैं। तो टू हैव एन इंजरी फ्री वर्क प्लेस एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इंजरी फ्री वर्क प्लेस को बनाने के लिए आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि सेफ्टी सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी हर आदमी की जिम्मेदारी है जिसे हमें फॉलो करना है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू आर समवन मे हैव डन अनसेफ एक्ट्स, यानी आप कोई चीज़ सोच सकते हैं, कहीं सोच सकते हैं, यानी एग्जांपल दिया जा रहा है कि आप सोचो कि कोई भी काम आप बगैर किसी सेफ्टी के आप कर सकते हो, तो और फिर आगे बताया नॉट फॉलोइंग रूल्स, यानी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को ना फॉलो करने की वजह से सऊदी अरामको जो मेन इंसिडेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। किस वजह से? नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ इंसिडेंट इन सऊदी अरामको। वाई डू पीपल कंटिन्यू टू टेक शॉर्टकट्स ऑन द जॉब, यानी जॉब पर कोई भी काम करने के लिए आदमी शॉर्टकट क्यों अपनाता है? ह्यूमन नेचर टू वांट टू कंप्लीट अ टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल, ये ह्यूमन का नेचर है कि एज पॉसिबल वो काम को ख़त्म करना चाहते हैं। द डिमांड ऑफ द जॉब आर द ऑर्गेनाइजेशन कॉजिंग एम्प्लॉय टू एक्ट अनसेफली, और जॉब की चूँकि डिमांड होती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करना चाहता है। द एम्प्लॉय ट्राइज टू इम्प्रेस द बॉस विद देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरी चीज़ क्यों शॉर्टकट लेना चाहता है? एम्प्लॉय जो होता है अपने बॉस को खुश करने के लिए वो काम को एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करना चाहता है। दे आर इन आ रश टू गेट द जॉब डन, और दूसरी एक वजह ये भी है जल्दी से जल्दी काम करने की या शॉर्टकट लेने की, कि काम की बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, यानी काम जल्दी से ख़त्म करना होता है क्योंकि आगे सप्लाई हो करना होता है, या ये काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम करना होता है, इसकी वजह से भी आदमी शॉर्टकट लेता है। और जहाँ पर आदमी शॉर्टकट लिया वहीं पर आदमी को क्या हुआ, वहीं पर आदमी को इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर सेफ्टी हैज़र्ड एंड अनसेफ एक्ट्स इंक्लूड, सेफ्टी हैज़र्ड और अनसेफ एक्ट्स कुछ और चीज़ें, कुछ और मिसालें भी दी हुई हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट अथॉरिटी टू और सर्टिफिकेशन, यानी इक्विपमेंट को ऑपरेट करना विदाउट सर्टिफिकेशन के, जरा फेलर टू वार्न, यानी वार्निंग देने में फेल हो जाना, फेलर टू सिक्योर, या सिक्योर करने में, लोटो सिक्योर करने में फेल हो जाना, ऑपरेटिंग एट एन इम्प्रॉपर स्पीड, या कोई भी इक्विपमेंट को इम्प्रॉपर स्पीड पे ऑपरेट करना, मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस इनऑपरेबल, या सेफ्टी डिवाइसेस को इनऑपरेबल बनाना, रिमूविंग सेफ्टी डिवाइसेस को रिमूव करना, यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड पुअर मेंटेनेंस, या डिफेक्टिव इक्विपमेंट या पुअर मेंटेनेंस को यूज़ करना, यूजिंग इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली, कि कोई भी इक्विपमेंट हो उसको इम्प्रॉपरली यूज़ करना, बैड वेदर हो तो भी उसमें काम करना, तो ये सब क्या हो गया, ये सब अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस की मिसाल हैं। द लॉस प्रिवेंशन पॉलिसी रिमाइंड्स यू दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल टू, लॉस प्रिवेंशन जो है आपको रिमाइंड करता है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज नो योर सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें जानना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट हैज़र्ड प्रायर टू स्टेटिंग आ जॉब, कोई भी जॉब को करने से पहले या बयान करने से, बताने से पहले एलिमिनेट हमें हैज़र्ड को पहचानना चाहिए और उसे ख़त्म करना चाहिए। टेक सेफ्टी कोर्सेज, सेफ्टी कोर्स हमें लेना चाहिए ताकि हम सेफ्टी को अपनाएं। फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स, और सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना। बी प्रिपेयर टू बी रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज, और इसी तरह से हमेशा इमरजेंसी को रिप्लाई करने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। रिपोर्ट इंसिडेंट्स टू हेल्प अदर अवॉइड दम इन द फ्यूचर, और इंसिडेंट को रिपोर्ट करो ताकि दूसरे लोग उससे अवॉइड कर सकें और उससे बच सकें।
फिर आगे बताया जा रहा है कि कभी कभी हम चेकलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यू समटाइम्स यूज चेकलिस्ट टू असेस हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस बिफोर बिगिनिंग अ टास्क, यानी कभी कभी आप चेकलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं हैज़र्ड को पहचानने में। दिस सिंपल स्टेप कैन प्रिवेंट इंसिडेंट्स इफ ईच हैज़र्ड इज गिवन इट्स ड्यू लेवल ऑफ अटेंशन एंड डन प्रॉपरली। फिर आगे बयान किया जा रहा है कि पुअर हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल रिजल्ट्स, यानी पुअर हैज़र्ड, अगर हैज़र्ड को पहचाना नहीं गया है और इसी तरह से उसको कंट्रोल नहीं किया गया है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं। नियरली 3 मिलियन नॉन फैटल एंड 4,000 फैटल वर्क प्लेस इंजरीज वर रिपोर्टेड एनुअली। सालाना तकरीबन 3 मिलियन फैटल और 4,000 नॉन फैटल और 4,000 फैटल वर्क प्लेस इंजरीज़ ये रिपोर्ट किए गए हैं। और इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ इन इंजरीज़ का जो कॉस्ट आया, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इंजरीज़ एट वर्क, वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स मेडिकल कॉस्ट, टोटल अप्रोक्सीमेटली 250 बिलियन एनुअली आता है। क्यों? किसकी वजह से? पुअर हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, यानी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है हैज़र्ड और इसी तरह से कंट्रोल नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये सारा कॉस्ट आता है एनुअली। स्लाइड 14 बताता है कि द नंबर ऑफ पीपल एंड द कॉस्ट ऑफ पुअर हैज़र्ड रिकॉग्निशन, जो अभी हमने बताया है। आगे बताया जा रहा है कि वी नो दैट हैज़र्ड एग्जिस्ट इन ऑल दैट वी डू। हैज़र्ड हर चीज़ में होता है जिसे हम करते हैं। सो टू अवॉइड इंसिडेंट्स एंड इंजरीज़, इसलिए इंसिडेंट और इंजरीज से बचने के लिए वी मेक श्योर दैट ऑल अप्रोप्रिएट बैरियर्स आर इन प्लेस, कि सारे अप्रोप्रिएट मुनासिब जो बैरियर्स हैं, जो हमको रोकने वाली चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पर हों, हमको ये श्योर करना चाहिए। देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ बैरियर, आमतौर से 2 टाइप के बैरियर होते हैं। एक तो इक्विपमेंट है और दूसरा है ह्यूमन। इक्विपमेंट में जैसे कि ऑल आवर फैसिलिटीज़ है बैरियर्स टू इंसिडेंट एंड इंजरीज़, हमारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं, गैस है, गैस प्लांट है और वो कोई भी चीज़ है, सब में बैरियर होता है इंजरी से बचने के लिए। सच है, जैसे कि फिक्स्ड गैस डिटेक्टर, जैसे कि ऑयल एंड गैस पावर प्लांट में आप जाएंगे तो वहाँ फिक्स गैस डिटेक्टर लगा हुआ होता है। इमरजेंसी शटडाउन वाल्व्स, इमरजेंसी शटडाउन वाल्व्स होते हैं। इमरजेंसी अलर्ट सेंसर्स, हेलमेट्स और हार्नेस एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। ह्यूमन, और दूसरा बैरियर क्या है? ह्यूमन है। द सेकंड बैरियर रिलाइज ऑन पीपल, ये पीपल पर होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो यू, यानी आपको खुद बचना है और दूसरों को भी उस चीज़ से बचाना है। दूसरी चीज़ ये है। आगे बताया जा रहा है कि सेफ्टी एंड हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग दम टू अवॉइड इंसिडेंट्स इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी का पता लगाना और इसी तरह से सेफ्टी एंड हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी और हैज़र्ड का पता लगाना और उसको रिपोर्ट करना, ये हर एक की जिम्मेदारी होती है। आगे बताया जा रहा है कि सऊदी अरामको हैज़ प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड यू मस्ट फॉलो दम, जैसा कि हमने पहले बताया है। अब फिर आगे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं एक्सरसाइज के तौर पर, जिसे हमें कंप्लीट करना होता है और इसमें से एग्ज़ाम में आता है और इसलिए हमें इसको कंप्लीट करना चाहिए। डायरेक्शन, सर्किल द करेक्ट आंसर और फिल द ब्लैंक्स। मोस्ट इंसिडेंट्स इन द वर्क प्लेस आर कॉज्ड बाई अ कम्बिनेशन ऑफ अनसेफ एक्ट्स एंड द फर्स्ट चॉइस इज ए हैज़र्ड, द सेकंड इज द environment, सी इज अनसेफ कंडीशंस, डी इज सेफ एक्ट्स। तो हमें इसमें फिलअप करना होगा अनसेफ कंडीशंस, यानी मोस्ट इंसिडेंट इन वर्क प्लेस आर कॉज्ड बाई, ज़्यादातर इंसिडेंट्स या हादसा जो होते हैं वर्क प्लेस पे जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर, कम्बिनेशन ऑफ अनसेफ, किसकी वजह से? अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हैज़र्ड डिफाइंस एज, हैज़र्ड किसे कहते हैं? हैज़र्ड, तो द फर्स्ट आंसर है, द फर्स्ट चॉइस है एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल, द एनवायरनमेंट, एसेट्स एंड बिजनेस। सेकंड चॉइस है
anything that has the potential to cost money to people, the environment and business. The third is anything that has the potential to improve the business. D, anything that results in the environment, assets and business changing. So A answer is correct. Anything that has the potential to cause harm to people, the environment, assets and business. Third question, the most common cause of incidents at Saudi Aramco is a failure to follow rules and procedures. Answer is correct. Rules and procedures. The most common cause of इंसिडेंट्स की जो ज़्यादा इंसिडेंट होने की जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं वो किस वजह से होती हैं? वो सऊदी अरामको के रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो ना करने की वजह से होती है. द फोर्थ क्वेश्चन, हैज़र्ड रिकग्निशन एंड रिपोर्टिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. यानी हैज़र्ड को पता लगाना और इसी तरह से रिपोर्ट करना ये हर आदमी की जिम्मेदारी होती है. तो दोस्तों आज हम आज के लेसन में यहीं तक हम जिक्र करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट डे करेंगे पार्ट 2, लिस्ट मेथड टू रिकग्नाइज एंड कंट्रोल हैज़र्ड्स. तो भाइयों, तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और जो हमने एक्सरसाइज किया है उस एक्सरसाइज को भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से और दुआ में याद रखें.